हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड अब हम देखेंगे फॉर द एग्जाम के लिए शॉर्ट टॉपिक है, दैट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सी चैप्टर नंबर 1 बहुत ईजी है, सो दिस इज द टफेस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो चलिए समझते हैं पीपीसी। पीपीसी, इसका कितने सारे नाम है, कितने सारे निकनेम्स है, आप देख लीजिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोल सकते हैं। तो कितने नाम हो गए टोटल? 5 नेम्स हो गए। किसी भी नाम से आ सकता है, एग्जाम में किसी एक नाम से आ जाए तो घबराइएगा नहीं, यू शुड नो दिस। चलिए, हमने जो एमओसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसका जो इम्प्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, वो पीपीसी के टॉपिक में ही है। देखते हैं। पीपीसी दैट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व से ही पता चल गया कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सो शोज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अवेलेबल टेक्नोलॉजीज। देखिए, हमने पिछले एमओसी में भी पढ़ा था, हमने व्हीट और क्लोथ को प्रोड्यूस किया था, 2 गुड्स को, राइट। एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को सैक्रिफाइस किया था। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, कि जितनी टेक्नोलॉजीज मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको बढ़ा नहीं सकती। एंड गिवन रिसोर्सेज, जितने मेरे पास रिसोर्सेज गिवन है, अज्यूमिंग दैट द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि मैं अज्यूम करके चलूंगी कि जितने भी रिसोर्सेज मैं यूज कर रही हूँ उसको मैं अच्छे से यूज करूँ, एफिशिएंटली यूज करूँ। भाई देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ लिमिटेड होती है तो उसको तो अब हम और संभाल कर यूज करते हैं और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन उस चीज़ का चाहते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं assumptions ऑफ पीपीसी के साथ। अब आपको लग रहा होगा किस चीज़ के assumptions। देखिए, इकोनॉमिक्स में ना जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें assumptions होते हैं। Why? assumptions मतलब पहले तो समझ लीजिए क्या, कि हमको एक सेट ऑफ चीज़ बनानी है कि इतने ही बॉक्स में मुझे देखना है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत वाइड है, राइट। अगर मैं कोई चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी ना तो मेरे बहुत सारे फैक्टर्स आकर मेरे कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि मेरा फोकस उस कॉन्सेप्ट से हट जाएगा। जैसे घोड़े के इधर लगा होता है ना कि उसको सीधा ही दिखे, वैसे हम एजम्पशंस बनाते हैं ताकि हम एक ही डायरेक्शन में देखें और अपने टॉपिक पर फोकस करें। तो आइए देखते हैं पीपीसी के एजम्पशंस क्या हैं। फर्स्ट इज रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। मेरे पास रिसोर्सेज जितने हैं वो फिक्स्ड है, मैं मिड प्रोसेस कोई भी रिसोर्सेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सेकेंड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। मैं मान के चलती हूँ कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही हूँ, जितने रिसोर्सेज हैं उसको सारों को यूटिलाइज कर रही हूँ, सारों को इन प्रोसेस लेकर आ रही हूँ इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, कि भाई अच्छे से कर रही हूँ, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, जितनी उनमें ताकत है काम करने की, उतना मैं सब निकाल ले रही हूँ, राइट। लेबर में जितनी एफिशिएंसी है काम करने की वो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आई एम पुटिंग एन एस्ट्रिक एंड और अ स्टार मार्क हियर। व्हाई? आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। देखिए, मैंने पिछले बार एमओसी का टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि लेबर को मुझे यहाँ से उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। मुझे कोई भी चीज़ 2 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो एक प्रोडक्ट से कुछ लेबर को निकाल कर दूसरे में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन सपोज जो लेबर व्हीट उगाने में एक्सपर्ट है, ज़रूरी नहीं है वो क्लॉथ बनाने में भी उतनी ही एक्सपर्ट हो, राइट। तो लेबर मेरा क्या है? रिसोर्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ही एफिशिएंट हो। वो पूरी कोशिश करेगी एफिशिएंट रहने की, मैं उसका यूटिलाइजेशन कराने की, लेकिन भाई किसी में अंदर क्वालिटी ही नहीं है तो तुम उससे काम कैसे करवा लोगे। वो सीखने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी पूरी अंदर से आ रही है 100%, लेकिन उस इंसान को काम बनता ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा,
राइट? सो दीज आर सम ऑफ द assumptions ऑफ पीपीसी. आपको ये पता होने चाहिए, नहीं तो आप क्या दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जब मैं आपको पीपीसी पढ़ाऊंगी कि मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई मैं बीच में टेक्नोलॉजी बढ़ा दूं तो मेरे को लेबर कम लगेगी. तो फिर मैं आपको बोलूंगी देखो बच्चे, हमने assumptions ले रखे हैं, दैट्स वाई हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं शेड्यूल और ग्राफ के साथ. देखिए इकोनॉमिक्स में आपने मेरे मुंह से बहुत बार वर्ड सुना होगा शेड्यूल. जैसे आप स्टैट्स में पढ़कर आए हैं, जो टेबल बनता है ना ग्राफ का, उसको इकोनॉमिक्स में शेड्यूल बोलते हैं. राइट? कभी भी टेबल नहीं बोलेंगे आप. थोड़ा साउंड करिए 11th-12th के टाइप का, ताकि लगे हाँ आप पढ़े लिखे हैं, आपको बहुत कुछ आता है. राइट? सो उसके बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं शेड्यूल और ग्राफ के साथ. चलिए तो देखते हैं शेड्यूल और ग्राफ. देखिए ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा. एमओसी वाले टॉपिक पे हमने सेम चीज़ें पढ़ी थी, बस 100, 90, 70, 40 था. मैंने उसको ड्रॉप डाउन करके 10, 9, 7, 4 कर दिया. राइट? एमओसी आप निकाल सकते हैं. फर्स्ट वाले का कोई एमओसी नहीं होता. जिन बच्चों को एमओसी निकालते नहीं बन रहा है, प्लीज़ जाकर पीछे वाली वीडियो पहले देखिए, फिर आगे आइए और फिर देखिए. 1 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइड बाय 1, 4 डिवाइड बाय 1. राइट? एमओसी से मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या ये इंक्रीजिंग एमओसी है कि डिक्रीजिंग एमओसी है? 1, 2, 3, 4 मतलब इंक्रीज हो रही है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये इंक्रीजिंग एमओसी है? अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते. राइट? तो अभी इतना छोड़ दीजिए. ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं. 0 पे 10, 1 पे 9. ग्राफ प्लॉटिंग के बेसिक्स आपको पता होंगे. आपको दोनों एक्सेस मार्क करनी है, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. ये बेसिक्स आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको पता होगा. जिनको नहीं पता है बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा ग्राफ. मैं समझ जाऊंगी आपको ग्राफ प्लॉटिंग सीखनी है. 4 पे 0. राइट? ऐसा कुछ बन रहा होगा. फ्री हैंड बनाना है मुझे. आप कॉपीज में बनाएंगे तो और अच्छा आपका बन जाएगा. जीरो पे 10, 1 पे 9, 2 पे 7, 3 पे 4, 4 पे 0. ऐसा कुछ बना होगा. A, B, C, D, E. मैंने कॉम्बिनेशंस मार्क कर दिए. राइट? अब देखिए ग्राफ रीडिंग कैसे होती है. देखिए 0 से 1 ब्लू के लिए मैं क्या कर रही हूँ, गेनिंग के लिए यूज कर रही हूँ. 0 से 1 क्या हुआ, सब आई एम अज्यूमिंग ब्लू चौक आपको दिख रही होगी. 0 से 1 मेरा वीट बढ़ा, तो क्लोथ कितने से सैक्रिफाइस हुआ? 0 से 9. राइट? ये 1 बढ़ा तो इतना सैक्रिफाइस हुआ. चलिए अब 1 से 2 बढ़ा, इधर पे क्या किया, 1 से 2 बढ़ा, इतना बढ़ाया मैंने. सैक्रिफाइस कितना हुआ? 9 से 7. यहाँ पे 7 प्लॉटेड है, ये मेरा सैक्रिफाइस हुआ. राइट? ब्लू आई एम यूजिंग फॉर गेनिंग, व्हाइट आई एम यूजिंग फॉर सैक्रिफाइसिंग. अगेन क्या हुआ, 2 से 3 बढ़ा, वीट 2 यूनिट्स थे, अब 3 यूनिट्स होने लग गए. और क्या हुआ, सैक्रिफाइस कितना हुआ आपका? 7 से 4. 7 यूनिट्स थी, इधर से 4 यूनिट्स आने लग गए, और ये आपका गेन हुआ. फिर क्या हुआ, 4 से 0 आ गया, 0 सैक्रिफाइस हुआ, और बढ़ा कितना, 3 से 4 की तरफ. इसको ग्राफ रीडिंग बोलते हैं कि भाई कितना सैक्रिफाइस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है. तो चेंज इन, ये कौन सा है सैक्रिफाइस जो हो रहा है, वाई, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स. कि भाई जो सैक्रिफाइसिंग गुड है वो वाई है ना, और जो इंक्रीजिंग गुड है वो
एक्स है, राइट, क्लियर है, उससे ही एमओसी बनता है। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये शेप कौन सी कहलाती है ग्राफ की? देखिए इकोनॉमिक्स है, ग्राफ है, अब तो आपको शेप्स वगैरह सब पता होनी चाहिए। तो शेप कौन सी कहलाती है? दिस इज अ कॉनकेव शेप। वो 9th-10th में वो चैप्टर पढ़ा था ना लेंस वाला, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स बताते थे। भाई मेरे को तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था, कैसे याद रखो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। चलिए आपको बताती हूँ शॉर्टकट। ओरिजिन है ना, ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, राइट। ओरिजिन के साइड में केव, कॉनकेव, केव मतलब क्या होती है? गुफा। अगर गुफा बने हमेशा, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ओरिजिन से देखेंगे, कहीं से भी गुफा नहीं देखनी है, राइट। ओरिजिन से अगर गुफा बन रही है दैट्स अ कॉनकेव शेप। ओरिजिन से ही अगर ये शेप होता तो गुफा नहीं बन रही है ना, तो उसका ऑपोजिट कॉन्वेक्स। कभी भी आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है आपको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, वो तो भाई डेंजर वाला टॉपिक है, जिसमें मैं डेंजर साइन बनाऊंगी। डेंजर साइन मतलब क्या? एग्जाम का शॉर्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। ये क्या है? डेंजर टॉपिक। ये आपके फाइनल्स में, आपके यूटीज में, हर जगह आएगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है पीपीसी की? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब 11th के बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होती है? जब भी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्या होती है? ये ऊपर की तरफ जाना। नीचे की तरफ जब भी ग्राफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बोलेंगे। चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो ऐसा हो, कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन नीचे की तरफ जाना चाहिए, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये ग्राफ कैसा है? कॉनकेव शेप्ड ग्राफ है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। अच्छा, अब एक बात है जो गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल आप कहीं पर अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए। कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना, तो उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। उन दोनों मतलब क्या? जो कि एक्सिस में प्लॉटेड होता है। देखिए आपने शेड्यूल, देखिए कॉपी पलटी, अपने आप नोट्स बना रहे होंगे, तो उसमें वीट बढ़ता जा रहा है और क्लोथ कम होता जा रहा है। तो वीट बढ़ता जा रहा है और क्लोथ कम होता जा रहा है, राइट। इस वजह से ही वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड हैं। एक रिसोर्स को, एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। रीजन भी मेरे पास बिल्कुल तैयार है, राइट। प्रॉपर्टीज में सिर्फ इतना मत लिखाइएगा, एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में, जो मैंने हिंदी में बोला वही इंग्लिश में मिलेगा आपको वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट इज PPC is concave to the origin. To the origin हमेशा मेंशन करेंगे, क्योंकि कॉनकेव ओरिजिन से ही देखा जाता है शेप हमेशा। अच्छा, कॉनकेव टू दी ओरिजिन क्यों है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एस्ट्रिक मार्क, डेंजर मार्क कर लीजिएगा। वाई? बिकॉज इंक्रीजिंग एमओसी। मैं फटाफट यहाँ पे दोबारा से शेड्यूल बना देती हूँ ताकि आपको एकदम ईजी रहे। शॉर्टकट वाला शेड्यूल बनाऊंगी बिल्कुल। यहाँ कॉम्बिनेशंस थे, कॉम्बोज, ABCDE। यहाँ हमने वीट लिया था 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने क्लोथ लिया था 10 9 7 4 0। और यहाँ एमओसी थी 1 2 3 4। और यहाँ पे मैंने बोला था कि ये इंक्रीजिंग एमओसी। देखिए ये तो आपको मैथमेटिकल पता चला कि इंक्रीजिंग एमओसी क्यों है। अब इसका इकोनॉमिकल रीजन जान लेते हैं। देखिए जब मैंने आपको एजम्पशंस पढ़ाया था तो मैंने 5th वाला जो एजम्पशन था वो क्या था कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते हर प्रोडक्ट बनाने में।
बिल्कुल सही बात है। आज मेरा जो लेबर है वो व्हीट बनाने में जितना एफिशिएंट है, क्या ज़रूरी है उतना क्लोथ बनाने में भी एफिशिएंट हो, राइट? तो पहले वो क्लोथ बना रहा था, राइट? क्योंकि व्हीट तो कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा, 1 यूनिट कर रहा था और क्लोथ इतना बना रहा था। अब मैंने उसको व्हीट में शिफ्ट कर दिया। आज आप खुद ही सोचिए, जो लेबर क्लोथ बनाता होगा, क्या ज़रूरी उसको पता होगा कि व्हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं या उतना एफिशिएंट होगा? नहीं ना। तो इस वजह से मेरी कॉस्टिंग जो है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो बार बार इंक्रीज होती जा रही है। दैट्स वाई आप देखिए यहाँ पर जो सैक्रिफाइस है, यहाँ 1 सैक्रिफाइस किया, यहाँ 2 किया, यहाँ फिर 3 किया, यहाँ फिर 4 किया। जो हर बार सैक्रिफाइस हो रहा है, जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ता चला जा रहा है। दैट्स वाई एमओसी आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है और जिसकी वजह से आपका जो पीपीसी है वो कॉनकेव है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या मैम अगर ये डिक्रीजिंग एमओसी होती तो ये कॉन्वेक्स बनता, या अगर एमओसी कांस्टेंट होती तो क्या इसका शेप कुछ और होता? तो स्टे ट्यून, हम जानेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तब आपको नेक्स्ट टॉपिक में और ज़्यादा मज़ा आएगा, नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? तो पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको पढ़ें, हर चीज़ का एक लॉजिक है पीछे, राइट? Till then, subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon and hit the like button if you are loving the way I'm teaching and if you are loving the concepts. मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।